हेलो फ्रेंड्स। अब तक हम लोग डेमोग्राफी में पॉपुलेशन रेट को देख चुके थे, पॉपुलेशन ग्रोथ को देख चुके थे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो भारत में किस तरह से हुई है। तो हम लोग देखे थे कि जनसंख्या वृद्धि जो है भारत की वो 4 फेजेस से होके गुजरी थी। तो आज हम लोग डेमोग्राफी में समझेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या वृद्धि को देखेंगे वर्ल्ड के परिदृश्य में। ठीक है, पूरे विश्व के संदर्भ में समझेंगे कि पूरे विश्व में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या है, कितनी है, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ प्राचीन काल से लेकर के आदिकाल से लेकर के अब तक की जो पूरी ग्रोथ रेट है उसको एक बार मतलब एक ग्राफ के रूप में देखेंगे कि कैसे हो रहा है ग्रोथ, शुरू से अब तक कितना ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन का। तो देखिए जनसंख्या घनत्व जो है वो क्या है, इसको समझते हैं। तो जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या में क्षेत्रफल से भाग देने पर हमें जनसंख्या घनत्व प्राप्त हो जाता है। अब एग्जांपल्स में समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो कोई स्थान है, उस स्थान का क्षेत्रफल जो है मान लेते हैं कि 100 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 100 स्क्वायर किलोमीटर है और वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो है 1400। ठीक है, तो अब हम लोग अगर फाइंड करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी तो 1400 में डिवाइड करेंगे 100 का तो कितना होगा 14, मतलब 14 पर्सन या 14 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है 14 है। ये क्या बता रहा है, मतलब कि हम 1400 में डिवाइड करें, मतलब 1400 लोगों के रहने वाले लोगों की संख्या है और 100 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है। तो एरिया से डिवाइड करेंगे जब पॉपुलेशन में तो क्या फाइंड हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हम लोग डिवाइड करें 1400 में 100 से तो मिलेगा 14, तो 14 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर या 14 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 14 व्यक्ति मतलब एक इस किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग रहने वाले हैं, 14 लोग रहने वाले हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमें ये बताती है कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हमें पॉपुलेशन डेंसिटी किसी स्थान का, हमें अगर वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी पता है तो हम वहाँ की समस्याओं को समझ सकते हैं कि यहाँ पर समस्याएं जो पैदा हो रही हैं वो किस कारण से पैदा हो रही हैं। क्योंकि संसाधन तो हमारे पास सीमित ही हैं और सीमित संसाधन है और जनसंख्या बढ़ने के साथ उन संसाधनों को पाने वाले बढ़ जाते हैं। तो जब बढ़ जाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, असुविधाएं क्रिएट होने लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हेल्प करता है, हमारी मदद करता है कि जो समस्याएं आ रही हैं वो कैसे उत्पन्न हो रही हैं और इन समस्याओं का क्या समाधान निकाला जा सकता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी से ये हमें पता चलता है। इसके साथ ही अब हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है, मतलब जो जनसंख्या का वितरण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, कहाँ कहाँ पर लोग कितने कितने परसेंट लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ के लोग कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है और कहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, और अगर किसी स्थान पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है तो उसका कारण क्या है, क्या रीज़न है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और किसी दूसरी जगह पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो इसका रीज़न क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब समझेंगे कि जनसंख्या वितरण क्या है। तो जनसंख्या वितरण मतलब किसी स्थान विशेष में कितने लोग, मतलब किस तरह से जनसंख्या बटी हुई है। ज़्यादातर प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस में जनसंख्या, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं ना, वितरण से मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, बांटना। तो मतलब जनसंख्या वितरण से मतलब क्या हो गया कि जनसंख्या किस प्रकार से बटी हुई है या फिर किस प्रकार से पूरे विश्व में फैली हुई है, कहाँ कहाँ पे कितने कितने लोग हैं, जनसंख्या वितरण का ये मतलब होता है। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक हैं, उन कारकों को समझते हैं। तो देखिए पहला भौगोलिक कारक है। तो भौगोलिक कारक में है सबसे पहले कि जल की उपलब्धता। अब जल की उपलब्धता जहाँ पर रहती है, जहाँ जल उपलब्ध होता है आसानी से, तो जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहना चाहती है, प्रीफर करती है ज़्यादा रहना। क्यों, क्योंकि जल का प्रयोग हम नहाने धोने खाना बनाने के लिए
पीने के लिए। और फिर हम लोग पढ़ते भी ना कि जल ही जीवन है, तो जीवन का जो मुख्य आधार है वो तो जल है। तो जल, जहाँ पे जल की उपलब्धता रहती है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि रिवर वैलीज जो हैं, जो नदी घाटियाँ हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी अन्य जगहों की अपेक्षा क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसका रीज़न क्या है, बस रीज़न यही है कि जल की उपलब्धता है। तो जल की उपलब्धता एक ऐसा फैक्टर है जो क्या बताता है कि मतलब जल की उपलब्धता जो है ये प्रभावित करती है जनसंख्या को, किस प्रकार से कि जनसंख्या जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र में क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा कारक है वहाँ का जलवायु। जलवायु कैसी है, अगर जलवायु खराब है, ऐसी जलवायु है जहाँ पर मनुष्य नहीं जीवन यापन अपना कर सकते हैं सही से, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे अंटार्कटिका है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर कोई रह नहीं पाएगा। तो जलवायु जहाँ की सबसे मतलब अच्छी होगी, जहाँ पर रहना सबसे आसान होगा, वहाँ पर पॉपुलेशन क्या होगी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। ठीक है, तो हम लोग पहले देख चुके कि जल की उपलब्धता एक कारण है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। दूसरा है वहाँ की जलवायु, जलवायु वहाँ की कैसी है, क्योंकि जलवायु जैसी रहेगी उसी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डिफ़र होता रहेगा। जहाँ की जलवायु सबसे अच्छी है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ की जलवायु थोड़ी ख़राब है वहाँ की जनसंख्या भी कम हो जाएगी। तीसरा कारक है भू आकृति। तो जो तीसरा कारक भू आकृति है, तो भूमि की आकृति कैसी है, जैसे मैदानी भाग पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं पहाड़ों की अपेक्षा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर जनसंख्या क्या है, कम होती है, और जो मैदानी भाग होता है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है। जैसे गंगा का मैदानी जो भाग है वहाँ पर सबसे ज़्यादा, लगभग विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, रहती है। जो हम लोग का एरिया है उत्तर प्रदेश और दिल्ली उल्ली वाला ये जो एरिया है बिहार का, ये सब क्या है, गंगा का मैदानी भाग है। तो मैदानी भाग में आता है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो मैदानी भागों में मतलब भूमि की आकृति कैसी है, इस ये भी एक ऐसा कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। फिर चौथा कारक है मृदा। मृदा कैसी है, मतलब मिट्टी कैसी है, क्योंकि मिट्टी में तो अनाज उपजाएंगे जो हमारे भोजन जो है, हमारी मुख्य आवश्यकता है, मतलब आधारभूत आवश्यकता है भोजन। तो जो मृदा, जहाँ की मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, और जहाँ मृदा ऊसर टाइप का रहेगा वहाँ पर लोग रहना कम पसंद करेंगे। तो इस वजह से मृदा भी एक फैक्टर है इसके लिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक फैक्टर है। तो जहाँ की मृदा जैसे दोमट है, तो दोमट वाले एरिया में ज़्यादा लोग रहना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती है दोमट, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ये तो चार फैक्टर हो गए, कैसे भौगोलिक फैक्टर हो गए। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक फैक्टर कि आर्थिक कारक क्या हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, पहला नगरीकरण। जब किसी जगह का, स्थान का नगरीकरण कर दिया जाता है तो वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, सुविधाएं बढ़ जाती हैं, इस वजह से लोग आकर्षित होते हैं, वहाँ पर रोजगार की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए लोग आकर्षित होकर के गाँवों से क्या होते हैं, प्रवास कर जाते हैं, यानी कि प्रस्थान कर जाते हैं, कहाँ की तरफ, शहरों की तरफ चले जाते हैं। तो नगरीकरण एक कारक है जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, और क्या करता है, अपनी जनसंख्या मतलब वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी जहाँ का नगरीकरण हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होने लगती हैं। इस वजह से वहाँ पे लोग ज़्यादा जाने लगते हैं, रोजगार की तलाश में भी लोग जाते हैं। फिर औद्योगिकीकरण है। अगर किसी स्थान का औद्योगिकरण हो गया है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है और इंडस्ट्रियाँ लग गई हैं, तो फिर वहाँ पर रोज़गार की तलाश में भी लोग जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये भी एक कारक है जो उसको जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। फिर एक कारण है खनिज। जहाँ पर खनिज मिल जाए, मतलब कि मिनरल्स, जहाँ पर कोयले की खदान हो गई, सोने की खदान हो गई, या किसी भी अन्य खनिज की खदान प्राप्त हो गई, तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उद्योगों को बढ़ाने का मतलब कि लास्ट फाइनली वही है, औद्योगिकरण वहाँ का भी हो ही जाएगा, उद्योग वहाँ पर लगाए जाने लगेंगे जहाँ पर खनिज मिल जाएगा। तो खनिज जहाँ मिलते हैं वो भी एक फैक्टर बन जाता है कि जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करता है। अब जो लास्ट फैक्टर है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक फैक्टर। अब जो इस प्लेस का धार्मिक महत्व ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि धर्म में सबकी आस्था है, तो उस आस्था की वजह से लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होकर के उस स्थान की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक फैक्टर हो गया। ये सारे फैक्टर हो गए जो प्रभावित करते हैं जनसंख्या वितरण को, जो
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है उसको प्रभावित करते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे। तो इससे हम लोग को समझ में आता है कि कहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो अब इसी वितरण जब हम लोग समझ रहे हैं तो समझ लेते हैं कि कहाँ पूरे वर्ल्ड में जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे कहाँ कहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो देखिए एशिया में सबसे ज़्यादा है, फिर एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद यूरोप है, यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के बाद है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सबसे कम पॉपुलेशन 0.001% है। वहाँ पे क्यों इतना कम? क्योंकि वहाँ पे केवल रिसर्च करने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पे कोई रह ही नहीं पाएगा। वहाँ की जलवायु ही ऐसी है, हमेशा ठंड ही ठंड रहती है, बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है, तो इस वजह से वहाँ लोग रह ही नहीं पाते। तो ये जो था हमारा मतलब एक क्रम था कि किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण पूरे विश्व में हुआ है, कॉन्टिनेंट वाइज, मतलब महाद्वीपों के अनुसार कैसे जनसंख्या ज़्यादा कहाँ पे है। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तो 54% के आसपास में जनसंख्या एशिया की, एशिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, मतलब आधी से ज़्यादा आबादी हमारे एशिया में रहती है। क्यों? क्योंकि अब इसी से इस बात से क्या क्लियर हो जाता है, अगर एशिया की आबादी सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि एशिया का या तो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो एशिया का क्षेत्रफल ज़्यादा है ही, साथ ही साथ यहाँ की जो जलवायु होगी वो ज़्यादा बेटर होगी अन्य जगहों की अपेक्षा। इसी वजह से तो लोग ज़्यादा यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। ये एक अब हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि जनसंख्या का वितरण कहाँ पर कितना कितना कैसे कैसे हुआ है। अब जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कुछ रोचक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पहले जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कुछ फैक्ट हम लोग कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं और कुछ नया 1-2 फैक्ट आज पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि है जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन का प्रतिशत रूप में, ठीक है। अगर जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को प्रतिशत में जब व्यक्त कर दिया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर हम लोग निकाल रहे हैं। तो वो जनसंख्या वृद्धि की दर हो जाती है क्या? जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में नापा जाता है तो वही बन जाता है जनसंख्या वृद्धि दर। अब जनसंख्या वृद्धि भी 2 तरह से होती है, एक प्राकृतिक वृद्धि होती है और एक वास्तविक वृद्धि। तो प्राकृतिक वृद्धि होती है, प्राकृतिक वृद्धि कैसे निकाली जाती है? तो जन्म और मृत्यु के अंतर को, मतलब जन्म माइनस मृत्यु करेंगे तो जो भी पॉपुलेशन आएगा, मतलब जो भी डिफरेंस उसका मिलेगा जन्म और मृत्यु का, वही हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वृद्धि हो जाएगी। मतलब जनसंख्या में जो प्राकृतिक रूप से वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है? तो जितना टोटल जन्म हुआ है उसमें से मृत्यु को माइनस कर दीजिए तो किसी प्लेस की क्या निकल जाएगी? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निकल जाएगी। अब वास्तविक वृद्धि कैसे निकलती है? तो वास्तविक वृद्धि निकलती है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बराबर होता है जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। अब ये समझेंगे कि आप्रवास क्या है और उत्प्रवास क्या है। तो प्रवास को समझते, प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, मतलब उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान पर चले जाना। उद्गम स्थान वह स्थान होता है जहाँ पर व्यक्ति पैदा होता है, रहता है और वहाँ से प्रस्थान करना शुरू करता है, तो उद्गम स्थान। और गंतव्य स्थान मतलब जहाँ पर जाता है वो होता है गंतव्य स्थान। तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो स्थान ए और स्थान बी, ए से बी की तरफ जाता है तो ए क्या हो गया? उद्गम स्थान। ए से बी की तरफ गया तो बी क्या हो गया? गंतव्य स्थान। अब यही जो आदमी ए है यहाँ से क्या कर गया? ए वाले स्थान से गया है तो क्या हो गया? ये उत्प्रवास हो गया, मतलब गया है, उत्प्रवास हो गया। और आप्रवास हो गया जहाँ पर पहुँचा, मतलब बी वाले प्लेस पर पहुँचा यानी गंतव्य स्थान पर पहुँचा है तो वो उसका हो गया आप्रवास, मतलब आया है, प्रवासी आया है। और उत्प्रवास मतलब प्रवासी चला गया है, जो प्रवास करने वाला है वो उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर गया है। तो जब जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि निकालेंगे तो जो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है वो तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन साथ ही साथ जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है वो लोगों के आने और जाने से भी तो होता है। तो आने और जाने को जब फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, मतलब आने वाले लोगों की संख्या को जोड़ दीजिए, प्राकृतिक वृद्धि निकालिए पहले, ठीक है। प्राकृतिक वृद्धि में क्या करिए? आने वाले लोगों की जनसंख्या जोड़ दीजिए और जाने वाले लोगों की संख्या को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? वास्तविक वृद्धि मिल जाएगी कि जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है। अब देखते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होती है। तो जब देखिए जन्म दर जब मृत्यु दर से ऊंची रहेगी तो जनसंख्या की धनात्मक दर होगी, ठीक है, वृद्धि दर धनात्मक होगी। और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कब होगी? जब मृत्यु दर ज़्यादा हो जाएगी जनसंख्या, मतलब मरने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी
पैदा होने वाले लोगों से, तो क्या हो जाएगी, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि हो जाएगी। अब देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से पूरी दुनिया में हुई है। तो इसको समझने के लिए देखिए, जो प्रारंभिक 1 करोड़, जब पूरे विश्व की जनसंख्या 1 करोड़ हुई थी, तो पूरे विश्व की जनसंख्या को 1 करोड़ होने में 10 लाख वर्ष लगे थे। केवल 1 करोड़ होने में, प्रारंभिक 1 करोड़ जो था वो होने में 10 लाख साल लगे थे। लेकिन उसके बाद जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर 5 से 6 अरब होने में, मतलब 5 अरब होने के बाद जब 5 अरब से 6 अरब होना हुआ, तो उसमें केवल और केवल 12 वर्ष का समय लगा। अब सोचिए कि कितना खतरनाक लेवल पर ग्रोथ हो रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। एक मूवी है हॉलीवुड की, इन्फेर्नो। तो उसमें बताता है ना कि कहता है कि देखिए, जो पॉपुलेशन है वो भी यही बात बताता है कि 10 लाख साल लगे थे 1 करोड़ होने में, और उसके बाद कुछ ही सालों में हमारी जनसंख्या जो है वो 7 अरब के आसपास हो गई, 700 करोड़ के आसपास हो गई है अब तक। तो वो एग्जांपल से बताता है, जैसे मान लीजिए एक बीकर है, एक बीकर में एक वायरस को डाल दिया जाता है। अब वो वायरस जो है हर पल क्या करता है, अपने आप को डबल कर लेता है, अपनी संख्या दोगुनी कर लेता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए 11 बजे आपने उसको, उस वायरस को उस बीकर में डाला था, और 12 बजे तक वह बीकर पूरा का पूरा भर जाता है, तो ये बताइए कि कितने बजे वह बीकर आधा भरा हुआ था। 11:59 पे, 11:59 पे आधा भरा हुआ था, मतलब ये इतना बड़ा बीकर है, ठीक है। अब आधा 11:59 पे भरा हुआ है, और हम जानते हैं हर पल वो क्या कर रहा है, दुगुना हो रहा है, हर मिनट में दोगुना कर ले रहा है अपने आप को। तो अब इतने सब हैं, आधा सब भरे हुए हैं, अब ये सब के सब एक दूसरे को, अपने आप को क्या करेंगे, डबल करेंगे, डबल करेंगे। तो ये इतने मिल करके इतना कर लेंगे ना, क्योंकि अपने ही बराबर तो डबल कर रहे हैं, इतने हैं तो इतना और बढ़ाएंगे तो पूरा भर गया। मतलब 1 मिनट केवल लगेगा उसको दोगुना होने में। मतलब 11:59 पर बीकर आधा भरा हुआ था, लेकिन अगले ही मिनट 12 बजे क्या हो जाएगा, बीकर पूरा का पूरा भर जाएगा उस वायरस से। तो वो यही बताता है कि देखिए, हमारी जो दुनिया है वो 11:59 पर आकर के रुकी हुई है। मतलब इस समय हमारी पॉपुलेशन 700 करोड़ के आसपास है, और आने वाले 40 सालों में पॉपुलेशन 32 अरब के आसपास हो जाएगी, 3200 करोड़ हो जाएगी। तो 32 अरब के आसपास जब हो जाएगी, तो लोग एक दूसरे को, संसाधनों की कमी हो जाएगी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो एक दूसरे को लोग क्या करेंगे, संसाधनों के लिए मारना काटना शुरू कर देंगे। पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, मानवता ही एकदम ख़त्म होने लगेगी, लोग एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से उसने बताया है कि ग्रोथ को देख रहा है, उस तरह से वो केवल और केवल ये देख रहा है कि ग्रोथ होता जा रहा है, होता जा रहा है। ये नहीं देख रहा है कि हम रोकने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने ग्रोथ रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया है बहुत ज़्यादा। तो हम प्रयास भी तो कर रहे हैं ना रोकने के लिए। तो वो मतलब विलन रहता है, कहता है कि इस दुनिया को ख़त्म करना है, इसलिए वो एक वायरस बनाता है जो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। इस तरह की उसमें स्टोरी है इन्फेर्नो में। तो ये उसकी पूरी स्टोरी है, तो उसमें यही बताता है। तो उसी तरह से सेम वही मतलब बात यहाँ पर है कि जो प्रारंभिक 1 करोड़ होने में जनसंख्या को 10 लाख साल लगे थे, लेकिन 5 अरब से 6 अरब होने में केवल और केवल 12 वर्ष के समय लगे। इसको एक ग्राफ से भी दिखाया जाता है, जिसको एक्सपोनेंशियल ग्राफ, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बताते हैं। कई लोग जो इस समय की पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी बताई जाती है, उसको ऐसा बताया जाता है कि ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और कई लोग इसे लॉजिस्टिक ग्रोथ बताते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है कि शुरुआत में तो धीरे 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 बढ़ेगा, ठीक है, शुरुआत में धीरे 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 बढ़ रहा है, ऐसे धीरे 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 बढ़ रहा है, अचानक से ऊपर चला गया। तो मतलब इस तरह का शेप कुछ बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो धीरे धीरे बढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल ऊपर उछाल मार दिया। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ये शो कर रहा है एकदम अचानक उछाल मारा, और उछाल मारते जा रहा, मतलब बढ़ते ही जा रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही जा रही है उसी रेट से, और रेट बढ़ता ही जा रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ का, इसलिए इसका ग्राफ जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करता है, ठीक है। तो कई लोगों का मानना है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है, कई विद्वानों का मानना है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ शो करता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब कि एक, मतलब शुरुआत में थोड़ा कम था, फिर अचानक बढ़ा 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 बढ़ा, और एक पॉइंट आया कि खूब बढ़ गया, फिर रुक गया। अब वहाँ से क्या हो गया, यहाँ से धीरे धीरे अब इस तरह से चल रहा है, मतलब ऐसे चल रहा है। मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, मतलब यहाँ से स्लोली स्लोली बढ़ रहा था, अचानक यहाँ पर पूरा बढ़ा,
यहाँ इतना पूरा बढ़ गया, फिर उसके बाद स्लो हो गया, अब यहाँ से ऐसे ग्राफ जाएगा। तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ को शो कर रहा है, मतलब एक ऐसा पॉइंट मिलेगा हमें जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घटना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे लो हो जाएगी और फिर बैलेंस बन जाएगा पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का। ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ का सिस्टम। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉपुलेशन का और लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब हम आगे समझेंगे कि क्यों जो पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे ज़्यादा हो रही है। तो देखिए, जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा है और विकसित राष्ट्रों में सबसे कम है। ठीक है, तो जनसंख्या की जो अधिकतर वृद्धि है वो विकासशील देशों में ज़्यादा होती है और विकसित देशों में धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमी हो रही है। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। कहाँ पर, तो विकासशील देशों में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि विकसित देशों में जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो कम हो रहा है और जो विकासशील देश है वहाँ पर जनसंख्या विस्फोट हो रही है, मतलब बहुत हाई लेवल पर जनसंख्या बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि हम लोग इसके पहले पढ़े थे जनसांख्यिकी संगठन का सिद्धांत। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि 3 फेज से होकर के जनसंख्या गुजरती है। जो फर्स्ट फेज होता है वो उस फेज में तो मतलब पॉपुलेशन की जो रेट होती है वो लगभग लगभग निगेटिव या जीरो के बराबर होती है, लगभग लगभग जीरो होती है, बहुत कम होती है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वो जो समाज होता है अत्यंत पिछड़ा समाज होता है, आर्थिक रूप से पिछड़ापन रहता है, पिछड़ा वो समाज रहता है, इसलिए वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल नहीं रहती हैं। तो इस वजह से वहाँ का पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पाता है इनिशियल फेज में। फिर एक मिडिल फेज आता है जिसको जनसांख्यिकी संगठन का काल कहा जाता है, उसमें जनसंख्या विस्फोट होता है क्योंकि चिकित्सा की सुविधाएं अवेलेबल हो जाती है, जिससे मृत्यु दर को तो कंट्रोल कर लिया जाता है लेकिन जन्म दर को नहीं घटाया जाता है। मृत्यु दर घट जाती है लेकिन जन्म दर नहीं घटती है। और विकसित देशों में जो तीसरा फेज है, विकसित देशों में क्या होता है, वहाँ पर लोग जागरूक हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो लोग अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने लगते हैं। मतलब क्या करते हैं, मृत्यु दर तो उनकी कम है ही, जन्म दर को भी कम कर लेते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर कंट्रोल होता है। तो ये जो हो रहा है इसी कारण से होता है। तो इसको जनसांख्यिकी संगठन के सिद्धांत से एक्सप्लेन किया जाता है कि क्यों विकासशील देशों में जनसंख्या जो है ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि जो है वो अब धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब जन्म दर को कम किया जा रहा है वहाँ पर। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग समझेंगे कि जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे आप्रवास और उत्प्रवास के बारे में। तो आप्रवास और उत्प्रवास में एक अपकर्ष कारक और एक होता है प्रतिकर्ष कारक। हाँ, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। तो अपकर्ष कारक क्या और प्रतिकर्ष कारक क्या है। अपकर्ष मतलब अट्रैक्ट करने वाले कारक, मतलब अगर कोई आदमी है, मान लीजिए कोई आदमी यक्ष है और वो आदमी यक्ष ये स्थान ए है, इस स्थान ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ए से अगर बी की तरफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है बी के पास जरूर कुछ ऐसा होगा जो ए के पास नहीं है, और उस जो चीज़ें बी के पास हैं उन चीज़ों की आवश्यकता है उस यक्ष व्यक्ति को, तो वो इस तरफ जा रहा है। तो वही चीज़ें कि आखिर इसके पास कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसके कारण वह आदमी क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, वही क्या है, अपकर्ष कारक। और प्रतिकर्ष कारक क्या होगा, जिसकी वजह से वह छोड़ करके जा रहा है। तो देखिए, अपकर्ष कारक में जैसे आपका हो गया अट्रैक्ट करने वाला, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं का हो गया, औद्योगिकरण कर दीजिए, नगरीकरण कर दीजिए, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो सारी सुविधाएं अवेलेबल हो जाए। तो ऐसे स्थानों पर जहाँ का औद्योगिकरण हो गया है, ठीक है, जल आसानी से मिल जाता है जहाँ पर, और रोजगार आसानी से मिल जाता है, औद्योगिकरण हुआ है, नगरीकरण हुआ है, वो अपकर्ष कारक हैं। तो औद्योगिकरण, नगरीकरण, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपकर्ष कारक हैं जो व्यक्तियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं आने के लिए, यानी प्रवासियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जैसे दिल्ली जो है, दिल्ली सिटी में सभी लोग गाँव से क्या होते हैं, जाते हैं। हमारे यहाँ से सब लोग क्या कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए। तो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर रोजगार अवेलेबल है, तो रोजगार मिल रहा है, इस वजह से लोग वहाँ पर चले जा रहे हैं। तो दिल्ली में अपकर्ष कारक क्या है, रोजगार, मतलब वहाँ पर औद्योगिकरण, मतलब उद्योग हैं सब,
वहाँ पे लोगों को जॉब मिल जाएगा आसानी से। साथ ही साथ वो सिटी जो है नगरीकरण उसका हो गया है, वहाँ पर अन्य सुविधाएं बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल जाती है, मेट्रो की सुविधा है, तमाम सुविधाएं हैं वहाँ पे मिलती हैं। तो इस वजह से लोग अट्रैक्ट होकर के दिल्ली जाते हैं। तो ये अपकर्ष कारक होगा। प्रतिकर्ष कारक भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जैसे जातिवाद आपका एक प्रतिकर्ष कारक हो गया, सामाजिक दबाव है ये भी एक प्रतिकर्ष कारक हो गया। तो इस तरह से जो ऐसे कारक जिनकी वजह से व्यक्ति अपने उद्गम स्थान को छोड़ करके गंतव्य स्थान की तरफ जाता है, वो कारक क्या होते हैं? प्रतिकर्ष कारक। मतलब प्रतिकर्षण हो रहा है उसकी वजह से। उद्योगों का अभाव, रोजगार का अभाव होना, ये सब क्या है? प्रतिकर्ष कारक है। अब आगे देखते हैं कि जनसंख्या में परिवर्तन का आखिर प्रभाव कैसे पड़ रहा है। ठीक है, जनसंख्या में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो जनसंख्या में परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है इस प्रकार से, मतलब कि संसाधनों के पहले तो उस पर कमी आएगी कि संसाधन लोगों के लिए कम हो जाएंगे, क्योंकि संसाधनों का दोहन करने के लिए लोग ज़्यादा होंगे, संसाधनों की कमी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इस वजह से बीमारियां भी ज़्यादा फैलने लगेंगी। जैसे अभी देखिए HIV एड्स है, ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इसने मतलब बहुत ज़्यादा जो मृत्यु दर है उसको बढ़ा दिया है यूरोप साइड में, और एशिया में भी धीरे धीरे अब तो फैल रहा है। मतलब पूरे वर्ल्ड में ही लगभग वो एड्स का क्या है खतरा बढ़ गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या हो रही है, धीरे धीरे उसको क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को। फिर इसका क्या और प्रभाव पड़ सकता है? तो बीमारियां फैल रही हैं, बहुत सारी बीमारियां नई नई आ रही हैं, और संसाधनों की कमी हो रही है। तो संसाधनों की पूर्ति के लिए, भोजन पानी के लिए खूब दवा के खाद और दवाइयाँ, पेस्टिसाइड्स डाला जा रहा है खेतों में ताकि फसल ज़्यादा हो। तो फसल ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके अंदर क्या आ जा रहा है? केमिकल्स आ रहे हैं, वो हमारे शरीर में जा रहे हैं, तरह तरह के नए नए रोग उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसकी वजह से तमाम तरह की समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है लोगों के बीच में, ज़मीन को लेकर के विवाद हो रहा है, क्योंकि ज़मीनें ही अब कम हो गई हैं, उसको लेकर के विवाद। एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि ये भी एक कारण उसका प्रभाव पड़ रहा है जनसंख्या का। फिर उसके बाद रोजगार उतने ज़्यादा हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जा रही है, रोजगार उतने पैदा ही हम नहीं कर पा रहे। तो ये इन सबको देखा जाए तो एक समस्या की तरह है, लेकिन अगर देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि जो है एक समाधान की भी तरह है। वो हमारी मदद भी कर सकती है। अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आप जनसंख्यिकीय लाभांश का फ़ायदा उठा सकते हैं, और मतलब GDP को अपने ग्रो कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी मतलब एकदम डेवलप बना सकते हैं। तो अच्छी नीतियाँ ला करके, तो देखा जाए तो दोनों का फ़ायदा नुकसान दोनों है। लेकिन जो फाइनली अगर हम देखें तो पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह ही है। पर्यावरण के इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लोग गाड़ियाँ ज़्यादा यूज करेंगे, फ्यूल ज़्यादा जलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगा, इन्वायरमेंट में जाएगा, ज़्यादा लगाए जाएंगे इंडस्ट्री सब संसाधनों के उत्पादन के लिए। जो मानवीय संसाधन, मानव के द्वारा निर्मित संसाधन होते हैं, उनका उत्पादन करने के लिए फैक्ट्री लगाई जाएंगी, उनसे धुआं होगा। तो ये इन्वायरमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा, खराब इम्पैक्ट डालेगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसे भी हम देख सकते हैं, एक तरह से जनसंख्या के से जोड़ सकते हैं। तो ये जनसंख्या का परिवर्तन का जो प्रभाव है किस तरह से पड़ रहा है पूरी दुनिया के ऊपर, हम लोग ये देख चुके हैं। अब एक पॉइंट और बचा हुआ, वो ये है कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध होता है। अब इसका क्या मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध होता है? तो ये समझाना चाहता है कि अगर आर्थिक विकास हो गया है आपके यहाँ, तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, अगर जनसंख्या वृद्धि, तो ये मतलब शो कर रहा है कि अगर आर्थिक विकास हो गया है तो वृद्धि दर को आप धीरे धीरे क्या करेंगे, जनसंख्या वृद्धि को कम करने लगेंगे। यही इसका मतलब था। तो अब हम लोग देख चुके हैं, पूरा समझ चुके हैं कि विश्व में कहाँ कहाँ पर क्या क्या पॉपुलेशन, कितने कितने वितरण कैसे हुआ है, कहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ की कम है। और हम लोग ये भी समझे कि उत्प्रवास, आप्रवास और प्रवास क्यों होते हैं, उनका कारण क्या है, और जनसंख्या का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मतलब पड़ रहा है और क्या आगे पड़ने वाला है। अगर इसी तरह ग्रोथ होता रहा तो बहुत नुकसान हो सकता है। अगर इसी तरह से ग्रोथ होता रहा, वो मूवी का जो उसमें बोला है इन्फेर्नो में कि लोग एक दूसरे को काटने मारने लगेंगे, वो तो देख रहे हैं सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि ग्रोथ को क्या बताया जाए, अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को लेकर के चलेंगे ना, तब भी ऐसा हो सकता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
अब बढ़ता ही जा रहा है लगातार, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की स्टेज में है। तो इस अकॉर्डिंग देखेंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, तब तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि आने वाले 40-45 सालों में बहुत खतरनाक लड़ाइयाँ होंगी, खूब लोग एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे, मानवता खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी। तो ये सही हो सकता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। कई लोग क्या मानते हैं, अगर हम ये मान के चले कि लॉजिस्टिक ग्रोथ हो रहा है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अब पॉपुलेशन जो है वो एक स्तर पर जा करके अब रुक गई है। अब धीरे धीरे मतलब वृद्धि दर क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये हमें शो करता है कि नहीं, ठीक है, पॉपुलेशन अब तक बढ़ी लेकिन अब नहीं बढ़ेगी, अब बैलेंस हो जाएगी। बाकी जो भी नेक्स्ट और बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे।